बीपीएससी प्रीवियस ईयर टॉपिक के अंतर्गत आज का प्रीवियस ईयर पीडीएफ पेपर है 56वीं से लेकर के 59वीं बीपीएससी का। और इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को, और इसमें लगभग 150 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे जो आगामी बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और इस सीरीज के साथ ही बीपीएससी प्रीवियस ईयर पीडीएफ सीरीज के साथ ही आज 56वीं से लेकर के 59वीं बीपीएससी का यह सेट है, और हमारे प्ले लिस्ट में 40वीं से लेकर के अभी तक का सेट डाला जा चुका है। आप वहां से जा कर के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न पत्रों को। प्रश्न नंबर 1 है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 अक्टूबर 2014 को। कहा जाता है कि 10 अक्टूबर 2014 को आयोजित प्रथम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 2014 को। कहा जाता है कि 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि 11वां महानगर कांग्रेस हैदराबाद में आयोजित की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अक्टूबर 2014 में 11वां महानगर कांग्रेस हैदराबाद में आयोजित किया गया था। और महानगर विश्व कांग्रेस सम्मेलन 2014 के 11वीं बैठक का आयोजन अक्टूबर 2014 हैदराबाद में किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में भारत अमेरिकी सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2014 आयोजित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रानीखेत उत्तराखंड में। कहा जाता है कि सितंबर 2014 में उत्तराखंड के रानीखेत और चौबतिया में भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2014 का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 7 अक्टूबर 2014 को लोक प्रशासन शिक्षा संबंधी विषय और प्रबंधन के लिए 2014 का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्रदान किए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर एएस पिल्लई को। और कहा जाता है कि विख्यात सुरक्षा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के जनक अप्थुकथ शिवथु पिल्लई के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा लोक प्रशासन शिक्षा संबंधी विषय और प्रबंधन के लिए 2014 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता किसे नियुक्त किया गया था। अध्यक्ष किसको बनाया गया था 7वें वेतन आयोग का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को। कहा जाता है कि फरवरी 2014 में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 2013 किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंध कानून में परिवर्तन से। अगला प्रश्न है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 40 सदस्य। अगला प्रश्न है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी छठ पूजा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसको 2014 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पैट्रिक मोडियानो को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यूरोपीय कानून यूनियन
निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वीडन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2014 में अपने सभी वयस्क पुरुषों के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यूएई। अगला प्रश्न है कि वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 2014 का विषय क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वित्तीय समावेशन। अगला प्रश्न है कि इनमें से किन्हें टाइम पत्रिका में 2014 के 25 सबसे अधिक प्रभावशाली किशोरों की सूची में गिना गया है? इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में सभी मालिया और ससा ओबामा को, और दूसरा केंडाल और किली जेनर को, और तीसरा मलाला यूसुफजई को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न है कि 7वां ब्रिक्स सम्मेलन 2015 आयोजित होना प्रस्तावित है। कहाँ आयोजित होना प्रस्तावित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यूफा रूस में। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। यह किससे जुड़ा हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2014 में भारत 3 वर्षों के लिए सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के लिए। अगला प्रश्न है कि अंगोला, मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्पेन और वेनेजुएला 16 अक्टूबर 2014 को गैर अस्थायी सदस्य के रूप में सेवा करने हेतु चुने गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसने फरवरी 2014 के सोची शीतकालीन ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस ने। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, रूस ने जीता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस बहुमुखी योग्यता वाले क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में जनवरी 2014 में तीव्र गति से शतक बनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा कोरे एंडरसन ने। अगला प्रश्न है कि चैंपियन लीग T20 2014 के विजेता कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चेन्नई सुपर किंग्स भारत में। अगला प्रश्न है कि 17वें एशियन गेम्स 2014 में भारत का स्थान क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 8वां। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन 17वें एशियन गेम्स में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक विजेता था? योगेश्वर दत्त इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने 5वां स्थान प्राप्त किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत ने। अगला प्रश्न है कि किसने अपना प्रथम ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस कंपटीशन 2014 महिला एकल जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ली ना ने।
अगला प्रश्न है कि सैफ टूर्नामेंट 2013 के विजेता कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्फ से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहेंजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी.ए. स्मिथ। और बाकी ये तीनों आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, ये सब संबंधित थे मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता से, लेकिन बी.एस. स्मिथ नहीं संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैंसांग ने। अगला प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला प्रश्न है कि तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हकीम खान। अगला प्रश्न है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायगढ़ में। अगला प्रश्न है कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्वी सन 1773 में। अगला प्रश्न है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौरा चौरी। अगला प्रश्न है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है कि मैडम भिक्काजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? इसका उत्तर हो जाएगा स्टुटगार्ड में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमार गुप्त। अगला प्रश्न है कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना पहला प्रथम सत्याग्रह किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण में। अगला प्रश्न है कि इंडिया का लेखक कौन था? इंडिका के लेखक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था। अगला प्रश्न है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकनायक के नाम से। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा के। कहा जाता है कि कनाडा के तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 2,20,080 किलोमीटर है और इसकी तट रेखा इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20.24% है। अगला प्रश्न है कि विश्व में एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी USA। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा USA। कहा जाता है कि संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वे यानी USGS के द्वारा 2012 और 2013 के आंकड़े के अनुसार चीन पूरे विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है कि पेनाहुन यूरोप में, ऑस्ट्रेलियन अपलेशियन अमेरिका में और अरावली भारत में उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरानी पर्वत श्रृंखला का। कहा जाता है कि पेनाइन अपलेशियन की पहाड़ियाँ प्राचीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से हो करके ये नदियाँ बह रही है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ शहर दिया गया है और दूसरी तरफ नदी। तो इसका मिलान इस प्रकार होगा। पहला, रॉटरडैम शहर में कौन सा नदी बहता है? तो इसका हो जाएगा राइन नदी, ऑप्शन 3। और अगला है पेरिस में कौन सा नदी बहता है? तो इसका हो जाएगा सेन नदी, ऑप्शन ए। और तीसरा है बुडापेस्ट में कौन सा नदी बहता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डेन्यूब। और अगला है वाशिंगटन का हो जाएगा ऑप्शन 2 पेंटोमैक। और रॉटरडैम का हो जाएगा राइन, ऑप्शन 3। इसका मिलान इस प्रकार, ये सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3142। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा शहर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लंदन। कहा जाता एक्सचेंज LME विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक व्यापारिक धातु और कीमत जोखिम प्रबंधन केंद्र है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल खाड़ी में गिरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, कृष्णा, कावेरी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डिगबोई असम में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा डिगबोई असम में। और डिगबोई के बारे में कहा जाता है कि ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित डिगबोई भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि भारत में
वरलुंग यरलुंग सांगपो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र के नाम से। और यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का एक भाग है जो तिब्बत से होकर के बहती है और तिब्बत में इसे तिब्बती नाम यारलुंग से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह में। और कहा जाता है कि लेह भारत के सर्वाधिक सूखा क्षेत्र में से एक है और यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा में। और कहा जाता है कि हरियाणा और पंजाब राज्य के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत किसी भी समुदाय को भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड़गांव में, गुड़गांव हरियाणा में। और सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य गुड़गांव हरियाणा में 15 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर में स्थित है, हरियाणा से 15 किलोमीटर दूर। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.29। और कहा जाता है कि भारत में प्रति व्यक्ति वन आच्छादित 0.06 हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक स्टेज पर प्रति व्यक्ति वन आच्छादित क्षेत्र 0.6 हेक्टेयर है। और देश में प्रति व्यक्ति वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम NAP लागू करने जा रही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। कहा जाता है कि पंजाब में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 84% भाग कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है और बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 93.60% लाख हेक्टेयर के, जिसमें से 56.03 लाख हेक्टेयर 61% शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र है और 79.46 लाख हेक्टेयर यानी कि 84% सकल कृषि क्षेत्र है। और हरियाणा में लगभग 86% कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से 96% भूमि पर खेती की जाती है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागार्जुन सागर जो है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। और कहा जाता है कि नागार्जुन सागर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो तेलंगाना के नलगोंडा जिले में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य में नागार्जुन सागर से संलग्न कृष्णा नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमेंट के लिए बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है। और डालमिया शहर वर्ष 1980 तक चीनी, सीमेंट, पेपर, रसायन, सब्जी इत्यादि के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2612 वर्ग मीटर जो है वह वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा इसका उत्तर हो जाएगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि भारत में केवल 6 राज्य हैं, जिसमें से है पहला झारखंड,
दूसरा उड़ीसा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा कर्नाटक और छठा गोवा। 95% से अधिक लोहे का उत्पादन किया जाता है और भारत में झारखंड लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है और लोहे के उत्पादन में इसका योगदान लगभग 25% है। और इसके बाद उड़ीसा का आ जाता है 21% और फिर उसके बाद कर्नाटक के 20% और कर्नाटक के बाद आ जाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लगभग 18% और फिर गोवा का 11% प्रमुख लोहा उत्पादक राज्यों में से एक है। तो अगला प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है, झरिया में क्या पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कोयला। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा कोयला। कहा जाता है कि झरिया अपने समृद्ध कोयला संसाधन के लिए प्रसिद्ध है जिसका प्रयोग कोयला बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित शहर कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कटिहार। कटिहार जो है वह बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है ऑप्शन के हिसाब से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुपम झील जो है वह बिहार में स्थित है और अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है और यह झील कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के लिए एक भाग का निर्माण करती है जो प्रसिद्ध कैमूर पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता ने किए थे और इसके बारे में कहा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को लागू करने की सिफारिश की थी जिससे बाद में पंचायती राज व्यवस्था का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में मध्य अर्धशतक यानी मिड 50 में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारी उद्योग के स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। और कहा जाता है कि महालनोबिस वृद्धि मॉडल इस सिद्धांत पर आधारित था कि अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन विकास दर प्राप्त करने के लिए भारी उद्योगों की बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अधिक से अधिक निवेश करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट के सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्तंभ क में दिया गया है सन और स्तंभ ख में दिया गया है तो इसका मिलान हो जाएगा 1955। 1955 किसके लिए है? तो 1955 हो जाएगा भारतीय औद्योगिक ऋण के लिए। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा पहला के। और दूसरा है 1964। 1964 किसके लिए आता है? तो यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए आता है 1964। और तीसरा आ जाता है 1982। 1982 किसके लिए है? तो यह भारतीय निर्यात आयात बैंक के लिए है। ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन सी के। और चौथा है ऑप्शन डी 1987। 1987 किसके लिए है? तो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए। ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न है स्तंभ ख को मिलाइए। क के साथ ख को मिलाना है और नीचे दिए गए कूट के सहायता से सही उत्तर को चुनना है। स्तंभ क है और स्तंभ ख, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका कूट मिलान हो जाएगा। पहला में दिया है ओपन जनरल लाइसेंस, तो इसका हो जाएगा विदेशी व्यापार है ओपन जनरल लाइसेंस। और दूसरा में ट्राइसिम। ट्राइसिम क्या है? तो इसका हो जाएगा ट्राइसिम जो है वह रोजगार है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। और तीसरा में थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा मुद्रास्फीति। ऑप्शन 4। और
चौथा में नकदी रिजर्व अनुपात, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन 3, ऋण नियंत्रण के लिए है नकदी रिजर्व अनुपात। इसका सही उत्तर हो जाएगा कूट ऑप्शन 1, 2143। अगला प्रश्न है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। कहा जाता है कि व्यय को नियंत्रित करने या राजस्व वसूली के लिए वित्त मंत्रालय भारत सरकार उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है कि प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011-12 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 2011-12 में। और कहा जाता है कि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा केंद्रीय बजट 2011-12 में प्रभावी राजस्व घाटे ERD की अवधारणा के सिद्धांत लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि ब्याज भुगतान एक आइटम है। ब्याज भुगतान किसका आइटम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्व व्यय का यह आइटम है। और कहा जाता है कि ब्याज भुगतान गैर नियोजित राजस्व व्यय का एकमात्र सबसे बड़ा मद है। अगला प्रश्न है कि HDR 2014 के अनुसार HDR 2014 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 135वां स्थान आ जाता है। कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जुलाई 2014 में जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2014 में भारत को 187 देशों में से 135वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 4, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा 4। और कहा जाता है कि शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा संकलित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2013-14 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पाद क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30.72 मिलियन टन। अगला प्रश्न है कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपड़ा से। कहा जाता है कि भारत का वस्त्र उद्योग भारत के विश्वव्यापी निर्यात में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र में से एक है। अगला प्रश्न है कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्म मुद्रा कहलाती है। और कहा जाता है कि चलायमान धन बाजार में उतार चढ़ाव के साथ तेज़ी से प्रवेश करता है और बाहर निकल जाता है। और चलायमान धन वह मुद्रा है जो वित्तीय बाजार के बीच नियमित रूप से और गति से चलता है ताकि निवेशक यह सुनिश्चित कर सके कि उन्हें अल्पकालिक समय में उपलब्ध उच्चतम ब्याज दरें प्राप्त हो रही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिलहन जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। और इसके बारे में कहा जाता है कि घरानीय आधार पर गेहूं, चावल और दालों को उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने और पूरे देश में खाद्य सुनिश्चित करने के लिए 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की स्थापना की गई थी।
अगला प्रश्न है कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने का तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। यह प्रणाली कब समाप्त कर दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 31 मार्च 1997 को। और कहा जाता है कि तदर्थ सरकारी विधेयक एड हॉक ट्रेजरी बिल प्रणाली 1997-98 में पूर्णतः बंद हो गई थी। अगला प्रश्न है कि R.N. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। यह कमेटी किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बीमा क्षेत्र से। और इसके बारे में कहा जाता है कि 1993 में भारत सरकार ने पूर्व गवर्नर R.N. मल्होत्रा की अध्यक्षता में बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए अपने सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए RBI की एक समिति की स्थापना की थी। और समिति के सिफारिश के आधार पर 1999 में बीमा नियामक विकास प्राधिकरण यानी IRDA की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक 1994-95 के बीच। कहा जाता है कि वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय 5 के द्वारा भारत में 1994 में सेवा कर लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि रुपए के परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन के अनुमति देना। इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और कहा जाता है कि मुद्रा के परिवर्तनीयता से तात्पर्य मुद्रा के मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित विनिमय दर के आधार पर अपनी इच्छा से किसी भी देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने का है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण पर राजस्व के स्रोतों पर विचार करिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। ऑप्शन एक निगम कर, ऑप्शन दो निगम कर के अलावा अन्य आयकर, ऑप्शन तीन कस्टम कर, ऑप्शन चार संघ उत्पाद शुल्क। और इसका सही अवरोही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसके बारे में कहा जाता है कि केंद्रीय बजट 2015-16 के अनुसार 2013-14 में विभिन्न शीर्ष विभागों द्वारा प्राप्त राजस्व का ब्यौरा निम्नलिखित है। अगला प्रश्न है कि माइक्रो लघु और माध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के माध्यम से उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि लघु, छोटे और माध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निर्माणी क्षेत्र के माध्यम उद्यम व उद्यम के जिसमें के संयंत्र और मशीनरी में निवेश के अधिकतम सीमा 5 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि शिशु मृत्यु दर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्म से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। और इसके बारे में कहा जाता है कि शिशु मृत्यु दर IMR से तात्पर्य प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मर जाने वाले बच्चों की संख्या है शिशु मृत्यु दर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972-73 और 1976-77 में।
और कहा जाता है कि 1972-73 में 140 करोड़ और 1976-77 में 68 करोड़ रुपए भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समझौते पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 साप्टा, दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार व्यवस्था। और ऑप्शन 1 ISLFTA, भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता। और ऑप्शन 2 साप्टा, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। और ऑप्शन 3 सेसा। ऑप्शन 3 सेका, भारत और सिंगापुर के बीच व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4123। और इसके बारे में कहा जाता है कि 11 अप्रैल 1993 को साप्टा 11 अप्रैल 1993 को साप्टा साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट की स्थापना हुआ था। और 28 दिसंबर 1999 को ISLFTA का भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार पर हस्ताक्षर हुए थे। और 6 जनवरी 2004 को साप्टा का साउथ एशियन फ्री ट्रेड एशिया की स्थापना हुआ था। और फिर वही अगला है 29 जून 2005 को सेक्का SCECA, भारत और सिंगापुर के मध्य व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्र के वार्षिक औसत वृद्धि दर क्षेत्रों में स्थिर मूल्य पर नकारात्मक हो गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2002 और 3 के बीच। कहा जाता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के दौरान 4% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन वर्ष 2002 में भयानक सूखा पड़ जाने के कारण 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 2002-2003 में कृषि वृद्धि नकारात्मक हो गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दिया गया है कि वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी AICIL के द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 वर्षा बीमा योजना और भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL के द्वारा किया जाता है। कहा जाता है कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL ने वर्ष 2004 में दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि के दौरान वर्षा बीमा योजना लागू की थी, जिसे वर्षा बीमा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा कि बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहक से उनके अल्पकालिक उधार लेता है। ऑप्शन ए में ये कहा गया है। और ऑप्शन 2 में कहता है कि रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहक से उनके दीर्घकालिक उधार दर पर लेता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक सही है और न ही 2 सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहा जाता है कि बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक भारत में RBI वाणिज्य बैंकों को दीर्घ अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। और रेपो रिजर्व चेंज दर वह दर है जिस पर RBI प्रतिभूति के बदले बैंकों को लघु अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी इसका उत्तर हो जाएगा।
पहला में CRR और SLR को कम करना, और दूसरा में बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश करना, और तीसरा में ब्याज दर के अविनियमन करना। उपयुक्त में सभी इसका उत्तर हो जाएगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि वित्तीय क्षेत्र में वास्तविक सुधार की शुरुआत 1990 में हुआ था और रिजर्व बैंक ने CRR और SLR के स्तर में कमी करते हुए पूर्व क्रय अधिकार में कमी की, और वित्तीय क्षेत्र में हुए सुधारों को अर्थव्यवस्था में विकास दर में वृद्धि हुई और इससे वित्तीय क्षेत्र में निजी बैंकों की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि आधारित उद्योग जो है वह भारत निर्माण का एक अंग नहीं है। और इसके बारे में कहा जाता है कि भारत निर्माण एक भारतीय व्यावसायिक योजना है और इस योजना में सिंचाई, सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आवासीय में हो जाएगा इंदिरा आवास योजना, और जल आपूर्ति के लिए हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, और विद्युतीकरण के लिए हो जाएगा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, और दूरसंचार जैसी कई परियोजना शामिल है। अगला प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन, और नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन इसका उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि भारतीय योजना आयोग ने सितंबर 2011 में देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय से संबंधित नए अनुमान प्रस्तुत किए, जिसके अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए आय क्रमशः 965 और 781 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह या फिर लगभग 32 रुपये और 26 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 4 3 1। 2 4 3 1। 2 में दिया गया ट्राइसेम और 4 में दिया गया RLEGP और 3 में है JRY और 1 में है EAS। इसके बारे में कहा जाता है कि अगस्त 1979 में ट्राइसेम 1979 में ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण की शुरुआत किया गया था और 15 अगस्त 1983 में RLEGP ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था और 1 अप्रैल 1989 में JRY यानी जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था और 2 अक्टूबर 1993 में EAS यानी इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि नीति। पहला दिया गया ऑप्शन 1 में राष्ट्रीय कृषि नीति। तो राष्ट्रीय कृषि नीति जो है वह 2000 में लागू किया गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 2000 में। और दूसरा दिया गया ऑप्शन में समुद्रीय मत्स्य नीति। समुद्रीय मत्स्य नीति कब लागू किया गया था? तो यह 2004 में लागू किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। और तीसरा में है नवीन विदेशी व्यापार नीति। तो नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 में लागू किया गया था। नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 में लागू किया गया था। और 7वां वित्तीय आयोग जो है वह 1978 में लागू किया गया था। 7वां वित्तीय आयोग। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3142।
अगला प्रश्न है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पागल पंथ की स्थापना ऑप्शन बी करम शाह ने किए थे। और करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी और पागल पंथ धार्मिक संप्रदाय था। अगला प्रश्न है कि फराजी कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हाजी शरीतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। और फराजी के बारे में कहा जाता है कि फराजी आंदोलन की स्थापना 1818 ईस्वी में हाजी शरीतुल्लाह के पश्चात इनके पुत्र दद्दू मियाँ के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। अगला प्रश्न है कि सामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट में हुआ था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और कहा जाता है कि सामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में रहने वाले सामोसी जनजाति के लोगों के द्वारा 1822 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था और बड़ौदा गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1835 में, 1867 में, 1878 में, 1908 में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। और कहा जाता है कि प्रेस के संबंध में ब्रिटिश के द्वारा कुछ प्रमुख अधिनियम बनाए गए और प्रेस अधिनियम 1835, लाइसेंसिंग अधिनियम 1857 और 1867 ईस्वी का पंजीकरण अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 और समाचार पत्र पर अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, भारतीय प्रेस इमरजेंसी अधिनियम 1931 लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सभी हो जाएगा पहला कि कांग्रेस आंदोलन के रणनीति पर, और दूसरा कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, और तीसरा कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारिता पर कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गया था। और कहा जाता है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया अनेक कारण थे, जैसे 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा पारित स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन पर नेताओं में मतभिन्नता थी और स्वराज प्राप्त करने के लिए सुधारवादी तरीके अपनाना चाहते थे, और वही अतिवादी विचारधारा वाले नेता ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संपूर्ण आंदोलन चलाना चाहते थे, और इन दोनों वर्ग के नेताओं के बीच सहमति के बिंदु अत्यंत कम थे। अगला प्रश्न है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, यानी यह लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा, और इस लेख का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंद घोष। कहा जाता है कि अरविंद घोष के द्वारा 1893 ईस्वी में एक लेख श्रृंखला न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक के प्रकाशित किया गया था, और इसमें कांग्रेस के आधार विचारधाराओं एवं नीतियों की आलोचना की गई थी। अगला प्रश्न है खाली जगह को भरना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा खाली जगह क्या है? ऑप्शन में दिया गया है कि नेहरू रिपोर्ट खाली जगह भरना है की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था तो खाली जगह भरना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और भारत के संवैधानिक व्यवस्था। कहा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय सर्वदलीय समिति भावी भारतीय संविधान के लिए मूलभूत लक्षणों को रखा गया था, और इसे ही नेहरू रिपोर्ट नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है कि कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणी लिखी थी। और कहा जाता है कि कैथरीन मेयो ने अपनी पुस्तक मदर इंडिया 1927 में भारतीय संस्कृति, हिंदू समाज, धर्म पर टिप्पणी की और एल्डस हक्सले ने भारतीय जाति व्यवस्था एवं धार्मिक विश्वास पर टिप्पणी की और चार्ल्स एंड्रयूज आंग्ल शैक्षणिक मिशनरी से संबंधित थे और इन्होंने भारतीय समाज एवं धार्मिक विषय पर कई टिप्पणी की और विलियम डिग्बी ने भारतीय अकाल पर टिप्पणी किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पंक्ति है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है। यह नारा किनके द्वारा दिया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह नारा दिया गया था। और कहा जाता है कि सरफरोशी की तमन्ना 1921 में पटना के बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा उर्दू में लिखी गई एक देशभक्तिपूर्ण कविता है और फिर इसे राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा प्रसिद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलाना हसरत मोहानी ने। कहा जाता है कि मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। अगला प्रश्न है कि भारत के कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना में क्रमशः सबसे करीब वर्ष पहचानिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1925 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और 1925 स्वयंसेवक सहायता। 26 दिसंबर 1925 को भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष और समाजवादी के लिए की गई थी। और वही दूसरी तरफ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 दिसंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में किए थे। अगला प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान महासभा का गठन किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 के दशक में। और कहा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष था। अप्रैल 1936 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा लखनऊ में किया गया था। अगला प्रश्न, खाली जगह भरने के लिए। खाली जगह में बंगाल और बिहार के भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। तो इसका खाली जगह में भराया जाएगा 1885, इसका हो जाएगा 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकार पर बंगाल बिहार किराएदारी अधिनियम दिया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा गोलमेज। कहा जाता है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था और यह नाम मात्र का सम्मेलन था क्योंकि इनमें कांग्रेस और ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भाग लेने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न है कि 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म के प्रतीक थे, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान बिहार में गांधी जी के विषय में चर्चा थी कि वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, उनको एक अवतार के रूप में देखा गया था।
अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। ए और दो दोनों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए छपरा में। कहा जाता है कि राहुल सांकृत्यान को हिंदी यात्रा साहित्य के पिता कहा जाता है और ये असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहा जाता है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों को मदद की थी। और इसके बारे में कहा जाता है कि 1857 ईस्वी के दौरान नेपाल के राजा जंग बहादुर और दरभंगा, हथुआ, डुमराव, सुरसंद, पंडोल के महाराजाओं ने विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश की आदमियों और पैसों से सहायता किए थे। अगला प्रश्न है कि किसने दुखी आत्मा, दुखा हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पीर मोहम्मद मुनीस। कहा जाता है कि पीर मोहम्मद मुनीस ने जनवरी 1916 में दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों के लेख लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा। अगला प्रश्न है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? डी शुष्क पुष्प कली से। अगला प्रश्न है कि ओंकोजिन संबंधित है। ओंकोजिन किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्क रोग से, यानी कैंसर रोग से संबंधित है। ओंकोजिन एक जीन है जो कैंसर की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पोटेशियम जो है वह सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। और इसके बारे में कहा जाता है कि पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है और जल में डालने पर यह विस्फोट के साथ क्रिया करके जलने लगता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए को किसने अंत पात्र में बनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थर कोर्नबर्ग ने। कहा जाता है कि आर्थर कोर्नबर्ग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आइसोलेट डीएनए पॉलीमर और सिंथेसाइज डीएनए को अंत पात्र या फिर परखनली में बनाया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और 9 अगस्त 1945 को जापान शहर नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा गिराए गए बम का कोड नाम था फैटमैन और फैटमैन में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वह वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोपरनिकस। और कहा जाता है कि खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने 1512 ईस्वी में सिद्ध किया कि हेलियोसेंट्रिक सौरमंडल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न में कॉस्मिक किरणें हैं तो 37, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आवेश तथा आवेशहीन दोनों
हो सकते हैं। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा संग्रहण के प्राथमिक किरणें हैं जो मुख्यतः प्रोटीन और हीलियम न्यूक्लियाई से बनी है। और कॉस्मिक किरणें आवेशित और अनावेशित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो बड़ी मात्रा में गैसीय द्रव और ठोस अवस्था में सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। अगला प्रश्न कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आयनीय विकिरण। कहा जाता है कि आयनीय विकिरण का प्रयोग कई क्षेत्रों में जैसे चिकित्सा, अनुसंधान, विनिर्माण, निर्माण और कई अन्य क्षेत्रों में होता है, लेकिन इनका अधिक प्रभाव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला प्रश्न कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त के कुल परिमाप होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। कहा जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त के कुल मात्रा 5 से 6 लीटर हो सकती है। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? तो जलजन्य रोग के उदाहरण है टाइफाइड तथा कॉलरा। कहा जाता है कि टाइफाइड और कॉलरा दोनों ही जलजन्य रोग है और कॉलरा प्रदूषित जल पीने या फिर विब्रियो कोलोरी बैक्टीरिया मिले हुए भोजन से होता है और टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से प्रदूषण पानी के गंदगी से होता है। अगला प्रश्न है कि यकृत एवं मांसपेशियां में ऊर्जा जमा होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में। कहा जाता है कि शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजन में जमा वसा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जीवाणु की खोज किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लीवेनहुक ने। लीवेनहुक ने जीवाणु के खोज किए थे और सन 1683 में एंटोनी वान लीवेनहुक ने सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दांत के खुरचन में जीवाणुओं को देखा एवं उन्हें सूक्ष्म जीव कहा और इसी कारण लीवेनहुक को माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सहभागिता। कहा जाता है कि जीवों में अत्यधिक विविधता के लिए सहभागिता होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि कीट संवर्धन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कीटों के वृद्धि करने का विज्ञान। कहा जाता है कि वर्मी कल्चर का तात्पर्य केंचुओं की वृद्धि या फिर कीट खेती से है और खाद्य बनाने के लिए केंचुओं का प्रयोग किया जाता है और यही भोजन प्राप्त करते हैं और वही मल त्याग करते हैं जो कि पोषक तत्व से युक्त होते हैं और एक खाद्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं और कीटों के वृद्धि करने के विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह कौन जीव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्मा। कहा जाता है कि माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा व सरलतम जीव होते हैं और माइक्रोप्लाज्मा जीव विकास एवं प्रजनन करने में स्वयं समर्थ होते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में। कहा जाता है कि क्रिस्टियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के कार्डियक सर्जन थे। ये विश्व के प्रथम कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने प्रथम बार गुट्टे अस्क्यूर अस्पताल केप टाउन में 53 वर्षीय लेविस वासनकी के शरीर में 3 दिसंबर 1967 को हृदय का सफल प्रत्यारोपण किए थे। अगला प्रश्न है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1200 सीसी प्रति मिनट रक्त प्रवाह होता है। कहा जाता है कि वृक्क सिम के आकार का अंग है और वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी औसत रक्त प्रवाहित होता है।
अगला प्रश्न है कि पादप कली है, पादप कली क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक भ्रूणीय टहनी। कहा जाता है कि पादप कली एक अविकसित या भ्रूणीय टहनी होती है जो सामान्यतः एक पत्ते के कक्ष, एक्सिल या फिर तने के अग्रभाग नोक पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है और कहा जाता है कि ब्यूटेन एक उच्च ज्वलनशील, रंगहीन और आसानी से द्रव अवस्था में आ जाने वाला गैस है जिसका उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।